Hello students, welcome to my new video, and in this video we study about bioprocess, a main important topics, and that topic is, as you see is in this picture, respiration. ठीक है ना। तो आज हम जैव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन या श्वसन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो respiration is a process where glucose burn with the help of oxygens and provide energy, and this process is known as respiration। यानी कि रेस्पिरेशन जो हम कहते हैं, यानी कि जो श्वसन कहते हैं, श्वसन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा भोजन होता है उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को जलाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को हमने एनर्जी गिविंग फूड कहा था। तो वही कार्बोहाइड्रेट आप डाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में। ठीक है ना। और उसी ग्लूकोज का अब हम इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के ना। तो ये आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, और किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, जो कि एक जैव प्रक्रिया का ही पार्ट है। जैसे डाइजेशन एक जैव प्रक्रिया का पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, वैसे ही रेस्पिरेशन भी जैव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे। तो फर्स्टली फ्यू 3 स्टेप्स इज, वन इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो इन के तहत हम इनको 1 बाय 1 करके देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है ना। तो चलिए रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इट्स अ सेलुलर रेस्पिरेशंस, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम्स। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन का पार्ट ये है आपका। ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है ना। तो फर्स्टली यदि हम इसके लंग्स की बात करते हैं तो इसके कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन्स में। ठीक है ना। उसमें कुछ तो एसोसिएटेड होती है और कुछ मेन होती है। ठीक है ना। जस्ट तो देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। फर्स्टली आपके सहायक अंग हैं, यानी कि 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक तो सहायक होती है, एक मुख्य होती है। ठीक है ना। और ये इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है ना। इट फाउंड इन द थोरैक्स कैविटी अराउंड द हार्ट। ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। बेसिकली इट्स फाउंड इन अ पेयर। ठीक है ना। ये आपका पेयर में होता है, ये आपका दिखाई दिया है, ये आपका हार्ट है, ये थोरैक्स कैविटी है। ठीक है ना। ये थोरैक्स कैविटी है, और जो थोरैक्स कैविटी के नीचे होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आदि आदि ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, यानी कि 2 नोस्ट्रिल्स हमारे होते हैं नोज़ के अंदर, जिसके थ्रू जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसके बाद में यहाँ से होती है वो फेरेनेक्स में आती है, और फेरेनेक्स के पास में हमने फेरेनेक्स ये वर्ड हमने वहीं पे, यानी कि हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था। यहाँ से 2 पाइप्स नीचे की ओर जाती है, एक तो फूड पाइप और एक विंड पाइप। ठीक है ना। फूड पाइप यदि जाता है तो वो डाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, और ये जो दूसरी एक पाइप जाता है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। तो हम अब विंड पाइप की बात करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली दिस विंड पाइप्स आर मेड बाय अ कार्टिलेज रिंग्स विच इज़ नोन एज ट्रैकिया। यानी कि ये जो फूड पाइप होता है ये उपास्थियों का बना होता है, जो कि सी के आकार के होती है। ठीक है ना। और ये इसको सिकुड़ने से बचाती है। ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट फॉर द कोलैप्स। ठीक है। आपका मेन क्या है, ये आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही हम फेरेनेक्स से नीचे आते हैं तो हमें एपिग्लोटिस मिलता है। ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है, एडम एपल होता है। एडम एपल यानी कि स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं। एडम एपल इज दैट ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड। ठीक है ना। यानी कि ये वही ऑर्गन होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, इसमें वोकल कॉर्ड होती है, और वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं या फिर एयर अंदर जाती है, तो वो एयर के थ्रू जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो यानी कि एडम एप्पल कहाँ होता है, आपका फेरेनेक्स के नीचे विंड पाइप में जो पहले ही होता है, जिसको हम घाटी
द्वार भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एपिग्लोटिस यहाँ पे हो चुका था। देन लैरिंक्स, दिस इज द एडम एप्पल, यानी कि ये वही पैलेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, लैरिंक्स भी कह देते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो वोकल कॉर्ड इसी के अंदर होती है जो कि वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। देन ए पाइप्स और कम्स विच इज नोन एज ट्रैकिया, आपको इसमें रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे सी के टाइप के, ठीक है ना। ये रिंग्स आपके कार्ड जैसे कि हमारा ईयर्स होता है, और ये कहाँ कहाँ होती है, हमारे ट्रैकिया में होती है, हमारे पिन्ना में होती है नाक के, और जो कान के, और जो नाक में हमारा ये जो सेप्टा होता है वो बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है ना। यानी कि एक फ्लेक्सिबल बोन्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के बने होते हैं आपके क्या, ट्रैकिया बना होता है, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाता है। जैसी यदि ये ना हो तो हवा जैसी एंटर करेगी तो ये पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे आगे चलकर ये आपका दो पोर्शन में बट जाता है, और फाइनली ये आपका ब्रोंकस, ठीक है ना। ये जो दो ट्रैकिया के नीचे आके क्या आ जाती है, ब्रोंकस आते हैं, ठीक है ना। और ब्रोंकस चलकर फिर आपके एल्वोलाई, जो कि ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छों के समय, ठीक है ना। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ऑर्गन क्या है, ये आपका डायफ्राम है। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो आपको ये नलिया सी दिखाई दे रही होगी, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स में जो सिंगल एक आपका ये ऑर्गन होता है, इसको हम एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है ना। जो जिसको वायुकोश कहते हैं, वायुकोश, ठीक है ना। और वायुकोश, ये जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई इज दैट ऑर्गन वेयर गैसेज आर एक्सचेंजेस, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, दैट पैलेस, ठीक है पे। नाउ वी स्टडी अबाउट लंग्स, हमने लंग्स को देख लिया, ठीक है ना, जो पेयर में होती है, थोरैक्स कैविटी में होती है, ठीक है। और जो कि ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, डायफ्राम पेटी के होती है, थोरैक्स कैविटी में होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल, अभी हमने बताया था कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 3 स्टेप्स में वर्क करता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर, ठीक है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस इज दैट when we are take oxygen with the help of inhalations and we remove carbon dioxides by exhalations, ठीक है ना। this whole process is known as breathing, we can say breathing, and these breathings are also part of the external respiration। चलिए, तो this is the inhalations, that means when the air goes into the lungs with the help of trachea and our diaphragm where lungs are situated, they pull to the downward, ये नीचे की ओर जाता है। जैसे ही एयर अंदर जाती है, एयर अंदर आती है, वैसे ही जो हमारा डायफ्राम है ये क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। एंड रिबकेज आर एक्सपेंड, हमारी जो ये रिबकेज है, ये रिबकेज है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर एक्सपेंड करती है, यानी कि जो हमारी चेस्ट होती है वो फूल जाती है, ठीक है ना। वहीं पर जो दूसरी प्रोसेस होती है एक्सहेलेशंस, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिमूव्ड, देन डायफ्राम्स गोज टू द अपवर्ड एंड आवर रिबकेज आर सिंक, ये हमारा जो रिबकेज है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। और ये जो सांस लेना जिसको हम नीसवसन कहते हैं, ठीक है ना, नीसवसन और नीसवसन, exhalation and inhalations। तो inhalations is a process where oxygens are filled into our lungs and our rib cage are expand, diaphragms goes to the upward, where exhalation is a process where carbon dioxides are removed from our lungs and our chest will sink and our diaphragms moves to the upward, or this whole process is known as outer रेस्पिरेशन, ठीक। तो ये भी इसमें बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि इसमें जो इनहेलेशन होता है उसमें बाहर से हम जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू, इसके बाद फेरेनेक्स के थ्रू, देन एपिग्लोटिस और लैरिंक्स, और फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है, क्या कहलाती है,
ये इनहेलेशंस कहलाती है। इसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस है एक्जिलेशंस, ठीक है ना। इसमें क्या होती है एक्जिलेशंस में, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होती है, हमारी जो रिब केज है वे सिंक करती है, सिकुड़ जाती है और नीचे से डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। और इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो चल यानी कि ये जो डायफ्राम है यदि एकदम रैप्चर हो जाए, फट जाए, तो क्या होता है बेसिकली एकदम से डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका ये डायफ्राम। नाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशंस। तो फर्स्टली देख लेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स। बच्चे हमेशा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही मानते हैं, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। ब्रीथिंग ब्रीथिंग आर व्हेन वी आर इनहेल ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड्स बाय एक्सहेलेशंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। यानी कि इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस की जो एक प्रोसेस होती है इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, और बच्चे इसको रेस्पिरेशन समझ लेते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज बर्न इन सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से जलती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत करना, ठीक है ना। ब्रीथिंग अलग होती है और रेस्पिरेशन अलग होती है, ठीक है। नहीं चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस आर एरोबिक एंड एनारोबिक। यानी कि जो हमारा जो श्वसन होता है उसकी 2 काइंड्स होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशंस, एरोबिक एंड एनारोबिक। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट aerobic respirations. Aerobic respiration is that respirations where glucose are burned, presence of oxygen and food are totally burned and remove maximum energy. Anaerobic respiration. Anaerobic respiration is that respirations where glucose are burned with the absence of oxygen. यानी कि इसके अंदर जो आपकी ग्लूकोज होती है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलने लगती है, बट इसमें जो फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है और इसमें केवल 2 एटीपी अणु बनते हैं। जहाँ जो हमारा क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो करेंसी होती है वो बनती है, और वहीं इसमें क्या होती है 2 एटीपी बनती है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होती है ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनती है, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 टाइप्स के आपने रेस्पिरेशन देखे, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि दोनों कंडीशंस में आपके रेस्पिरेशन होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अणु बनते हैं, वहीं एनारोबिक में 2 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो चलिए नाउ रेस्पिरेशन, यानी कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन का ऊतक में जाना, टिश्यू में जाना और टिश्यू से फिर सेल के अंदर जाना, ये जो प्रोसेस होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से निकलकर टिश्यू में आना, टिश्यू के बाद में फिर वो एल्वोलाई में आना, इस बीच वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज और कम्स इनटू इंटरनल रेस्पिरेशंस। नाउ कम टू द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारा 3rd टाइप का रेस्पिरेशन था। एक्सटर्नल हमने देख लिया, इंटरनल हमने देख लिया, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट मीन्स दैट प्रोसेस विच हैपेंड इनटू सेल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस सेलुलर रेस्पिरेशंस आर हैपेंड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है और यहीं से ऊर्जा प्रोवाइड होती है। पूरी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड यदि सेल में कोई करता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अंदर ग्लूकोज बर्न होती है। आफ्टर द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ glucose and assimilation of glucose are burned
with the help of oxygen in mitochondria and release एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो इसमें यानी कि देख रहे होंगे आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जलती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालती है। ठीक है ना। तो आगे भी हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये भी इसमें शो कर रहा है किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज बर्न करती है। ठीक है ना। और बर्न करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड्स और हाइड्रोजन रिमूव करती है। ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारी जो एनर्जी होती है वो करेंसी के रूप में स्टोर हो जाती है, और वो जो करेंसी होती है उसको हम एटीपी कहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जिसमें 3 फॉस्फेट क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर जैसे जैसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है वैसी एनर्जी बढ़ती है। जैसे एक क्या होता है, एक आपका एडीपी होता है, एक एमएनओपी होता है यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक आपका एडीपी होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इनमें जैसे जैसे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता रहता है वैसे वैसे ही बहुत सारी एनर्जी जुड़ती रहती है, और जहाँ भी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है एनर्जी की वहीं पे ये बॉन्ड टूटते हैं, और टूटने के बाद में ये एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। तो यहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो करेंसी होती है एनर्जी की वो यहाँ पे बनती है। जैसे अभी हमने बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स करेंसी बनती है एटीपी की, वहीं जो एनारोबिक होती है उसमें केवल 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन थी। ठीक है। तो इसमें दिखा दिया है। ठीक है ना। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ में इनका ग्लूकोज का ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है। आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इट ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड्स वाटर एंड रिलीज करेंसी ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज एटीपी। ठीक है ना। चलिए ठीक है। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशंस, बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशंस को हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है, जो श्वसन होता है, उस श्वसन को हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहती है। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसका एग्जांपल एक तो फर्मिटेशन है। ठीक है ना, जिससे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, फर्मिटेशन है। और इसके बाद में एक आपका ये जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स में लैक्टिक एसिड का बनना भी की एग्जांपल है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये ग्लूकोज है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में ये लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज करती है, और कितने, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है ना। और ये लैक्टिक एसिड वही है जैसे कि आप कोई दौड़ते हो, दौड़ने के बाद में आपकी जो मसल्स होती है वे ऐंठ जाती है। ठीक है ना। और जब तक कि आप उन्हें गर्म पानी से या फिर मालिश के द्वारा रगड़ नहीं लेते तब तक वो ठीक नहीं होती। ठीक है ना। तो ये वही लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे ऐंठन आती है। ठीक है ना। क्योंकि आपको दौड़ते समय एनर्जी कुछ ज़्यादा चाहिए होती है और उसकी सप्लाई हमारा लंग्स नहीं कर पाता, तो इसलिए ग्लूकोज अधिक जलने लगती है और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है, और उससे आपकी लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है ना। तो इसके एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 एग्जांपल मैंने दिए। एक तो आपका फर्मेंटेशन कभी फिर देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट की सहायता से क्या करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। यानी कि ग्लूकोज के अंदर जब ईस्ट मिला देते हैं, कुछ माइक्रोब्स मिला देते हैं, तो वे क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए तो आगे देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशंस एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। नाउ वन बाय वन we will study about firstly aerobic respiration. It takes place in the presence of oxygen, यानी कि जो एरोबिक होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसके बाद में एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सब आपने देख लिया। सेकंड पे चलते हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशंस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, यानी कि इसमें जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो पूरी तरह उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो पूरी तरह जलता है। वहीं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है ना। और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से एनर्जी भी कम निकलती है, 2 एटीपी निकलता है। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है ना। इसके बाद
एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड द प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। वहीं जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड प्रोडक्ट आर आइदर एथिल अल्कोहल, जो मैंने बताया था आपका फर्मेंटेशन में बनता है, और लैक्टिक एसिड जो कि हमारी मसल्स के अंदर बनता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एथिल अल्कोहल भी या एथेनॉल बन सकता है, या फिर लैक्टिक एसिड बन सकता है। एथेनॉल फर्मेंटेशन में बनता है और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बनता है, ठीक है। नाउ लॉट ऑफ एनर्जीज लिबरेटेड, और इसमें 38 एटीपी निकलते हैं और इसमें 2 एटीपी निकलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये यानी कि दोनों में होता है। अकर्स इन मैनी एरोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन्स मसल सेल, यानी कि ये जैसे ईस्ट हमने बताया था, यानी कि ईस्ट में होता है, जो खमीर होता है उसमें होता है, और जो ह्यूमन की मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, उनमें होता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका ये जो केमिकल इक्वेशन हमने दी गई है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली इसमें हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें हेल्पिंग ऑर्गन्स भी आ जाते हैं और मेन ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नसल पासिस, यहाँ नोस्ट्रिल्स है, ये माउथ इसके थ्रू जाता है, ये फेरेनेक्स आ जाता है यहाँ पे। यहीं से 2 पाइप्स अलग अलग होते हैं, एक तो विंड पाइप और एक फूड पाइप। यहीं पे नीचे आके जब हम विंड पाइप में चलते हैं तो यहाँ पे हमें लैरिंक्स मिलता है, जिसे हम एडम एप्पल कहते हैं। यहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है, यहीं पे क्या है, वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना। हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं रिब कार्टिलेज के, ठीक है ना, जिसको सिकुड़ने से बचाती है। इसके बाद में ये पे यहाँ पे क्या आ जाती है, ये ब्रोंकाई आते हैं, ये 2 ब्रोंकाई, एक लेफ्ट और एक राइट में चला जाता है। इसके बाद में ये हमारी क्या है, ये हमारी रिबकेज है जो कि लंग्स को चारों तरफ से घेरे हुए है और प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद में, और ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, दे आर बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ब्रोंक्यूल्स, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड सिंगल ब्रोंक्यूल्स इज नोन एज एल्वोलाई, यानी कि अंगूर के गुंचे जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसमें से एक जो पार्ट होता है, एक जो सेल होती है, उसको हम एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट एल्वोलाई। अभी हमने एल्वोलाई को देखा, मैंने कहा कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें सबसे एंड में एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, और उसके एक ग्रेप्स को हम एल्वोलाई कह देते हैं। वेयर इज़ द एल्वोलाई इज़ द एक्सचेंज यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि ये जो आपकी एक यूनिट होती है जहाँ पे गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका क्या है, और इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने देखा, इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने देखा, और सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा, ठीक है ना। तो ये पार्ट किसका है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन का है, जहाँ पे टिश्यू और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज करती है। तो इस इंटरनल रेस्पिरेशन को हम देखेंगे तो ये आपके लंग्स है, और लंग्स की जो सिंगल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो एल्वोलाई की संरचना आपको सिंगल की दी गई है, यहीं पे कैपिलरीज वेन्स आती है, यहाँ पे कैपिलरीज वेन्स आती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है, जिसको हम कह सकते हैं इनप्योर ब्लड, ठीक है ना। इनप्योर ब्लड को लेकर आती है, ठीक है ना। और वो क्या करती है, ये जो एल्वोलाई है, ठीक है ना, इसमें क्या रिमूव कर देती है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वहीं इसी के अंदर क्या है, ये बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, और लंग्स में आ जाती है। लंग्स के थ्रू फिर आपका ट्रैकिया में, ट्रैकिया के द्वारा फिर ये फेरेनेक्स के द्वारा होती है, नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जो ऑक्सीजन बाहर से आई है, ठीक है ना, लंग्स में आई है, लंग्स के थ्रू फिर आपका ब्रोंक्यूल्स में आई है, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू फिर एल्वोलाई में आई है, और ये एल्वोलाई की सिंगल यूनिट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होती है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एक्सचेंज होती है, और जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में अटैच हो जाती है, और रेड ब्लड सेल्स में वो पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो इन दिस पिक्चर वी विल क्लियर हाउ द गैसेज आर एक्सचेंज इन एल्वोलाई एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें भी दिखा दिया है कि कैसे ये आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन लंग्स से आती है और इसमें ये फंक्शन करती है, ये ग्लूकोज को जलाती है। ग्लूकोज को जलाने के बाद में ये ग्लूकोज से कार्बन ले लेती है
और कार्बन लेने के बाद में ये क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और ये एक्सचेंज हो जाती है एल्वोलाई के थ्रू और फिर ये बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो कैसे ऑक्सीजन आती है और कैसे ऑक्सीजन बाहर रिमूव करती है, इन दिस पिक्चर वी आर क्लियरली सीन। चलिए